गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस, और उसमें मैंने बताया था कि इंटरफेरेंस और बीट्स दो फिनोमिनन होते हैं, और इंटरफेरेंस में हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं और बीट्स में हमें इनकोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले चलते हैं इंटरफेरेंस में। अब इंटरफेरेंस में क्या है ना, जैसे सबसे पहले तो मैंने क्या कहा कि एक तो सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। क्यों? सेकंड, इसमें जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया था कि कोहेरेंट तभी होंगे जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा या टाइम पीरियड ये सेम हो। क्यों? अब सपोज करो दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। अब कई डायरेक्शंस में वेव जा रही हैं। तुम देख रहे हो कई जगह पे मीट हो रही है। क्यों? एक पॉइंट पे नहीं, कई सारे पॉइंट्स पे मीट हो रही है। अब सपोज करो यहाँ पे दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो मान लो 30 डिग्री है, लेकिन फिर ये 30 डिग्री कांस्टेंट है। इसी टाइप से मान लो यहाँ पे फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, तो फिर ये फेज डिफरेंस 60 डिग्री पे कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। समझ में आया गोपी? क्या बेटा जो है कि दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कई सारे पॉइंट्स पे मीट हो रहे हैं। कहीं पे मान लो फेज डिफरेंस 30 डिग्री है तो वहां पे 30 डिग्री पे कांस्टेंट है, कहीं पे 60 डिग्री है तो वहां पे 60 डिग्री पे कांस्टेंट है। अब चलते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात। रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको आगे से मैं आई से डिनोट करूंगा, ध्यान रखना। अब मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी सपोज करो 100 है, तो फिर ये 100 पे कांस्टेंट होगी। उसी टाइप से यहाँ पे मान लो इंटेंसिटी 60 है, तो फिर ये 60 पे कांस्टेंट होगी, एंड सो ऑन। समझ में आया गोपी? अलग अलग पॉइंट्स पे फेज डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन जहां भी फेज डिफरेंस है वो फिक्स है। इसी टाइप से अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन जहां पे जो भी इंटेंसिटी है वो फिर कांस्टेंट है। बस ये कह रहे हो। मतलब एक तरीके से इंटरफेरेंस क्या हो गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट एट सम पॉइंट इट इज कांस्टेंट। ये वैसे जब 12th क्लास में ना वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें ये दोबारा से रिपीट होगा, इंटरफेरेंस ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, किसी भी पॉइंट पे फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए,
फ्रीक्वेंसी ओमेगा और टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, और अलग अलग पॉइंट्स पे फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन जहां पे जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। इसी टाइप से अलग अलग पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो भी अलग अलग होगी, लेकिन जहां पे जो भी होगी वो फिर कांस्टेंट होगी। इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब चलते हैं बीट्स क्या होता है। बीट्स में सबसे पहली बात तो इनकोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए। सेकंड, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होना चाहिए ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और इस केस में तुम्हें याद होगा कि फ्रीक्वेंसी, ओमेगा या फिर टाइम पीरियड ये सेम नहीं होते हैं। क्यों? अब बीट्स में क्या होता है सुनो। किसी भी पॉइंट पे मैंने बताया था ना कि फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। क्यों? एट एनी पॉइंट फाई कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये फाई के चेंज होने से क्या होता है ना कि फिर इंटेंसिटी भी कीप्स ऑन चेंज होती है। ये बीट से कह लो, या कह सकते हो ये इंटेंसिटी ऑसिलेट करती है बिटवीन आई मैक्स एंड आई मिनिमम। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंटरफ्रेंस में किसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी फिक्स रहेगी और फेज डिफरेंस भी फिक्स रहेगा, लेकिन बीट्स में क्या होगा, किसी भी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी दोनों क्या कर रहे होंगे, ऑसिलेट कर रहे होंगे। गोपी बता, कोई डाउट है? अब थोड़ा देखिए, इसको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि इंटरफ्रेंस और बीट्स दोनों की दोनों वेव प्रॉपर्टी होती है, और साउंड और लाइट ये दोनों भी वेव्स होती हैं। ठीक है ना, साउंड और लाइट दोनों वेव्स होती हैं। अब मैं लाइट तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, लेकिन मैं साउंड से तुम्हें थोड़ा सा फील करवा सकता हूँ कि बीट्स और इंटरफ्रेंस में क्या डिफरेंस होता है। एक बार दोबारा सुनो। बीट्स हो या इंटरफ्रेंस हो, वो वेव की प्रॉपर्टी होती है। लाइट और साउंड दोनों वेव्स होती हैं। अब मैं लाइट तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, लेकिन मैं साउंड प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो साउंड से मैं थोड़ा सा बीट्स और इंटरफ्रेंस के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ। वो क्या है देखो। जैसे इंटरफ्रेंस में क्या हुआ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मान लो, यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, तो हमेशा यही है। फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ इंटेंसिटी कुछ कम है, फिक्स है। फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ पे पता लगा इंटेंसिटी और कम है, हमेशा ये होगी। अब बीट्स पे आ जाओ। बीट्स में मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, वहां पे इंटेंसिटी में वेरिएशन होगा। अब समझ में आया गोपी, क्या है बेटा जो है? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको फिर हम
सबसे पहली बात, तुम्हें इंटेंसिटी याद है? इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या दिया था बेटा जो है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी, ये था। अब ये बताओ कि अगर मीडियम सेम हो, तो तुम्हें लग रहा है कि रो, अच्छा मीडियम और सोर्स भी कह दे रहा हूँ मैं अभी, देखना। हाँ, एस नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। अब देख, मीडियम अगर सेम है तो रो और वी ये सेम रहेगा, बता। क्लियर है? अब सुन, अभी मैं ओमेगा को भी सेम मानता हूँ, कुछ देर के बाद करेंगे। ओमेगा को भी मैं सेम ले रहा हूँ, और ये तब होगा जब कोहेरेंट होंगे, क्यों बता। नहीं, अगर कोहेरेंट हो जाए तो ओमेगा भी सेम होगा। तो उस केस में जरा देखना, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा। हाँ, इसको मैं यूज करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है, सुनो। अगर मान लो दो वेव्स कहीं पे मिलती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 है, और इसकी वजह से यहाँ पे एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों में फेज डिफरेंस फाई है मान लो, लेकिन ये फिक्स है। इसका मतलब मैं कोहेरेंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं एफ ओमेगा और टी इनको सेम ले रहा हूं। इसका मतलब एक तरीके से मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। दोबारा सुन ले। दो सोर्सेस थे, दोनों के दोनों कोहेरेंट थे, किसी एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। S1 की वजह से वहां पे A1 एम्पलीट्यूड है, और S2 की वहां वजह से वहां पे A2 एम्पलीट्यूड है, और एक फेज डिफरेंस फाई है, और कोहेरेंट सोर्स मैंने लिए हैं, तो इसका मतलब एफ ओमेगा और टी सेम है, और इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये फिर वेक्टर मेथड से निकलता है, बस ये ध्यान रखना। लेकिन ये वाली कंडीशंस मीट होनी चाहिए, हाँ, ध्यान रखना, ये वाली कंडीशंस। तो इसका मतलब मैं ए का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ? ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बता, जो है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, क्यों बता, क्लियर है? और और मैंने ये बताया कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, तो ये बता, एक इक्वेशन ऐसे नहीं बन जाएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2
प्लस 2√I1 I2 कॉस पाई। बताइए समझ में आई बात कि नहीं आई? पहली इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा। ठीक। अब तू थोड़ा सा दिमाग में ये आ सकता है तेरे कि यार ये आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, लेकिन मैंने सीधे ए स्क्वायर को ही आई लिख दिया है। हाँ, या A1 स्क्वायर को मैंने I1 लिख दिया है, एंड सो ऑन। एक्चुअल में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ना वो पूरे में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? और इस पूरे सेट ऑफ इक्वेशन को मैं 1 कह दे रहा हूं। ठीक है। अब सुनो, इसका भी एक स्पेशल केस है। अगर मान लो A1 और A2 इक्वल हो, और मान लो लेट A0, तो फिर ऑब्वियस सी बात है I1 और I2 भी इक्वल होंगे। तो वेक्टर वाले दिन याद कर बेटा, ए की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस A0 कॉस पाई/2 होगी, याद कर। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है ना, अगर स्क्वायर कर दूं तो ये बता फिर आई की जो वैल्यू होगी वो 4I0 कॉस स्क्वायर पाई/2। ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा बता? ये हो गया, बस हो गया। इस सेट ऑफ इक्वेशन को मैं 2 कह दूंगा बस। लेकिन ये दोनों की दोनों कब अप्लाई हो रही है वो ध्यान रखना। ये दोनों तब अप्लाई हो रही है जब फाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सोर्सेस क्या है, कोहेरेंट है। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इंटरफ्रेंस की बात कर रहा हूं। गोपी कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा बता जो। ये दोनों इक्वेशंस को आगे चल के मैं बहुत यूज करूंगा, और लेकिन ये तभी लगेंगी जब सोर्सेस कोहेरेंट होंगे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसका मतलब मैं इंटरफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक बात बताओ कि अगर मान लो A1 A2 या I1 और I2 मान लो गिवन, तो फिर जो रिजल्टेंट A या I होगा, ये जरा बता ना, फंक्शन ऑफ केवल फाई रह जाएगा बता। बता, ये केवल फाई का फंक्शन रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा बता जो। बस ये हो गया कि अगर A1 A2 I1 I2 अगर गिवन हो, तो फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या आई किसका फंक्शन रह जाएगा, फाई का फंक्शन। ठीक है। तो अब मैं इंटरफेरेंस को अब तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। पहले तो वही पुरानी बातें रिपीट कर दे रहा हूँ। कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। दूसरा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, ओमेगा और टाइम पीरियड वो दोनों के सेम होने चाहिए। क्यों? तीसरा, किसी भी पॉइंट पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, फाई और आई।
ये कांस्टेंट होगा, क्यों? लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी? अलग अलग होगी, बस हो गया। डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। गोपी समझ में आ गया? बता जो है। और एक चीज और बता, जो मैंने पीछे इक्वेशंस 1 और 2 लगाई, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी ना? क्यों? ये बता, इक्वेशंस 1 and 2 कैन बी अप्लाइड। अब सुनना, हाँ, क्या है, देख। ये दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ये कई सारे पॉइंट्स पे मीट होते हैं, हाँ? मीट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब मुझे ये बता कि अलग अलग पॉइंट पे पाथ का जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग नहीं होगा, बता। ये बता, एट डिफरेंट पॉइंट्स। डेल्टा एक्स सबसे पहले डिफरेंट होगा। अब देखना है डेल्टा एक्स कैसे डिफरेंट होगा, पहले वो एक्सप्लेन कर। मान ले, यहाँ पे जब मिला तो ये तो 1 मीटर ट्रेवल करके आया और ये 2 मीटर ट्रेवल करके आया। इसका मतलब यहाँ पे जो पाथ का डिफरेंस था वो 1 मीटर था। जब यहाँ पे मिला, मान ले एक ये 5 मीटर ट्रेवल करके आया और ये मान ले 10 मीटर ट्रेवल करके आया। तो बता, यहाँ पे पाथ का डिफरेंस कितना हो गया? इसका मतलब 5 मीटर। समझ में आ गया? बता, अलग अलग पॉइंट्स पे पाथ का डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक। अब सुन, पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस डिपेंड करता है ना? नहीं है, पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस डिपेंड करता है। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? याद कर। फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये डिफरेंट होगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि फेज डिफरेंस पे क्या चीज डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी डिपेंड करती है। क्यों? इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। वो कहां से? इक्वेशंस 1 and 2 से। तो यही तो इंटरफेरेंस था। एक बात बता, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, ये बता, यही तो इंटरफेरेंस था कि नहीं था? बता जो है। दिस वाज इंटरफेरेंस। बता, समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है। यही तो इंटरफेरेंस था। ठीक। लेकिन किसी एक पॉइंट पे जो भी वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। नहीं है? बता जो है। बट वैल्यू एट सम पॉइंट वो फिक्स है। क्यों? बिकॉज फाई एट दैट पॉइंट
वो फिक्स है, बस हो गया। और इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कह रहे थे, ये कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन ले। मैंने दो कोहेरेंट सोर्सेस लिए, उनसे दो वेव्स निकली, कई सारे पॉइंट्स पे मीटिंग हुई। अब मैंने बताया कि अलग अलग पॉइंट्स पे पाथ का डिफरेंस अलग अलग था। पाथ डिफरेंस पे फेज डिफरेंस डिपेंड करता है, तो फेज का डिफरेंस अलग अलग था। और फेज डिफरेंस पे अभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है, तो फिर इंटेंसिटी अलग अलग हुई, और इसी को मैंने इंटरफेरेंस बोला था। लेकिन जहां पे जो भी इंटेंसिटी है वो फिर फिक्स रहेगी। क्यों? बिकॉज हमने कोहेरेंट सोर्सेस लिए थे, ठीक। तो और कोहेरेंट सोर्सेस में होता ही है कि कहीं पे फेज डिफरेंस फिक्स रहता है, और फेज डिफरेंस पे फिर इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। बता क्लियर है कि नहीं है गोपी? क्लियर हो गया? बता, इंटरफेरेंस क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही कहा। आगे से इसको मैं सीआई बोलूंगा, हाँ। अब तेरे को ये लग ही रहा होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बस हो गया। क्यों? ये बता। पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम होगा। इसका मतलब दोनों वेव्स सेम फेज में मिल रही होंगी ना? क्यों? या कह सकते हो दोनों फेज, दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, बस हो गया। क्यों? बता, समझ में आया कि नहीं आया? गोपी, बता ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे दोनों की दोनों वेव्स, ठीक, दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, या अकेले सेम फेज में होती हैं, और वहां पे एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। अब मेरे को ये बता कि जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो A1 + A2 होगी ना? ये तो वेक्टर होता था ना, मैंने नहीं कहा था वेक्टर की तरह ऐड होता है? क्यों? ये नहीं बताया था ये वेक्टर्स की तरह ऐड होते हैं बेटा? जो है एम्पलीट्यूड वेक्टर्स की तरह ऐड होते हैं, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? A1 + A2। और अगर ये तो इक्वेशन 1 से हो गई, अगर इक्वेशन 2 अप्लाई करता तो 2A0 हो जाएगी। क्यों? समझ में आ रहा है? बता जो है, ये हो गई। इसी टाइप से आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फिर देखना। वो होगी √I1 +√I2, इसका होल स्क्वायर। और अगर दूसरा वाला इक्वेशन यूज करता तो 4I0 होगी। ये तो आती है इक्वेशन 1 से, और ये आती है इक्वेशन 2 से। और किन पॉइंट्स पे? वेयर cos फाई की वैल्यू +1 हो जाए, बस हो गया। देख जरा यहाँ पे देख,
इसमें कॉस फाई को +1 रख के देख बेटा, जो है मैक्सिमम आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें ही देख ले। इसमें ये बता, जब कॉस फाई +1 होगा तभी तो तेरे को मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता जो है। फाई ही वेरिएबल है ना, अगर देखेगा तो इसमें इक्वेशन में फाई वेरिएबल है, क्यों? तो इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू जहाँ पे 1 होगी वहां पे बता मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओपी, विजुलाइज कर पा रहा है बेटा, ये बता जो है। ठीक, तो जहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी वहां पे तेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा बस। अच्छा, कॉस फाई कहाँ पे 1 होगा जरा बता, जहाँ पे फाई कितना होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 0 का मतलब 0, हाँ ध्यान रखना, 2 पाई का मतलब लेमडा, 4 पाई का मतलब 2 लेमडा, ये समझ में आ रहा है। तो बस हो गया, जहां पे इनमें से कोई भी कंडीशन मीट हो जाएगी, समझ गए ना, इनमें से कोई भी कंडीशन मीट हो जाएगी वहां पे तेरे को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो वहां पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर हो गया बता, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब चलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डी आई, हाँ समझ में ही आ रहा होगा। दोज पॉइंट्स वेयर आई या फिर ए वो मिनिमम हो, क्यों? या दोनों वेव्स मीट इन अपोजिट फेज, क्यों? या कह सकते हो दोनों वेव्स अपोज ईच अदर, बता। बता, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वो पॉइंट्स होंगे जहां पे दोनों की दोनों वेव्स अपोजिट फेज में मिल रही हो, या एक दूसरे को अपोज कर रही हो, या फिर वहां पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या हो, मिनिमम हो, बस हो गया। ठीक, अब जरा देखना यहाँ पे ए की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। A1 डिफरेंस A2 कर दे रहा हूँ, ये वेक्टर है, ध्यान रखना बेटा जो है। और ये तो आया इक्वेशन 1 से, क्यों? या अगर मैं दूसरी इक्वेशन लगाता तो 0 आ जाता, क्यों? ये आता है इक्वेशन 2 से। इसी टाइप से तू अगर देखेगा तो आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फिर √I1 -√I2 इसका होल स्क्वायर होगी, या फिर 0 होगी, क्यों? ये कैलकुलस हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा किन पॉइंट्स पे, वेयर कॉस फाई -1 हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब फाई कितना हो जाना चाहिए फिर, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए फिर, पाई का मतलब याद है λ/2, 3 पाई का मतलब 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन कह ले। तो जहां भी तेरे को ये कंडीशंस मिलेंगी
वहां पे तेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये है। समझ में आ गया? ठीक। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तेरे को दिख रहा है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम है, राइट? तो एक्चुअल में क्या है ना कि जो इंटरफेरेंस है, ये जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जैसे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये ध्यान रखना कि नाइदर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, नाइदर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड at CI points, nor energy is destroyed at DI points। समझ में आ रहा है कि कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट्स पे एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट्स पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा नहीं है, एनर्जी का जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन है। उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जब तुम डिजर्ट्स पे जाते हो ना बेटा, आने वाला डिजर्ट नहीं है, ध्यान रखो। जब आप डिजर्ट्स पे जाते हो तो तुमने देखा होगा ना, इस टाइप से ड्यून बन जाते हैं। क्यों? ये होते हैं। अब तू एक बात बता कि यहां से सैंड निकल गई और यहां पे सैंड कलेक्ट हो गई, तो टोटल मास ऑफ सैंड तो कांस्टेंट है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, टोटल मास ऑफ सैंड क्या है? बता, जो है कांस्टेंट है। तो बस हो गया, उस एंगल से देखेगा तो ये क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और ये क्या हो गया? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। बस हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे सैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्यों? कहीं पे सैंड कलेक्ट हो जा रही है और कहीं से सैंड निकल जा रही है, लेकिन टोटल मास ऑफ सैंड क्या है? फिक्स है। तो एग्जैक्टली इंटरफेरेंस में होता है क्या लोग। अच्छा, इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल और देता हूँ, उससे मेरे ख्याल से और समझ में आएगा। कि मान ले 100 स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ध्यान से देखना। सपोज कर 100 स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास एक हॉस्टल है। मुझे हॉस्टल में बच्चों को रखना है, और मेरे पास 50 रूम्स हैं। तो मेरे को ऑब्वियस सी बात है, 2 स्टूडेंट रखने होंगे पर रूम। क्यों? अब मैंने बिल्कुल क्या किया ना, रेंडमली रख दिए। मान लो दो दो बच्चे कोई भी पकड़ के किसी भी रूम में डाल दिए। तो अब ये बता कि तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ रूम्स ऐसे होंगे जहां पे दोनों के दोनों बच्चे बहुत पढ़ने वाले होंगे? क्यों? दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो अब ये बता कि वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? बता जो है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, दिमाग के भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत हैं। तो बता वहां से बेस्ट रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? बता जो है। तो वो हो गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स। और कुछ तेरे को ऐसा भी लग रहा होगा, कुछ रूम्स ऐसे होंगे, पता लगा 24 घंटे लड़कों में बच्चों में लड़ाई होती रहती है। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, वहां से रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। तो वाले पॉइंट्स क्या हो गए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गए। और कुछ रूम्स ऐसे होंगे जहाँ पे
इन बिटवीन भी होगा कुछ, नहीं है? ना तो लड़ते होंगे ना झगड़ते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच का भी होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इंटरफ्रेंस क्या चीज है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, कि मैंने एम्पलीट्यूड को वेक्टर मेथड से ऐड किया था। नॉट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो मैंने कैसे निकाली थी? इंटेंसिटी मैंने निकाली थी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर से, ये कहना। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा कि कहीं भी अगर निकालना है, वेक्टर मेथड निकालनी है, तो किस में तुम्हें यूज करनी होगी? एम्पलीट्यूड में करनी होगी। ठीक। तीसरी बात, अगर दो एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की थी ना, वो दो के लिए तो है बेटा। नहीं होता? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो यूज की थी, वो दो के लिए तो है कि नहीं, ये बता जो है। अगर दो से ज्यादा हैं, मोर देन टू, तो फिर तुम्हें कोई और मेथड यूज करनी पड़ेगी, जैसे पॉलीगन मेथड यूज कर सकते हो, और कंपोनेंट मेथड यूज कर सकते हो, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया बेटा? कि सबसे पहली बात तो हाँ, है ना, कि सबसे पहली बात तो एम्पलीट्यूड को आप वेक्टर मेथड से ऐड करते हो, ना कि इंटेंसिटी को। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि अगर दो एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, तो फिर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो। अगर दो से ज्यादा हैं, तो फिर पॉलीगन लॉ या कंपोनेंट मेथड, कुछ भी कह लो, वो आपको यूज करनी है। ठीक। अब चलते हैं फोर्थ। अब मैं दो के लिए एक टेबल बना दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर टू। और वो भी वाला केस जब A1 और A2 इक्वल थे, I1 और I2 भी इक्वल थे। इस केस में ये बताओ, A की मैक्सिमम वैल्यू 2A0 थी, I की मैक्सिमम वैल्यू 4I0 थी, A की मिनिमम वैल्यू 0, और I की मिनिमम वैल्यू 0। क्यों? मतलब क्लियर है? मतलब इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। वो क्या लिखूंगा, देखते हैं से, देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी लिखूंगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखूंगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस लिखूंगा, और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिखूंगा कि कितना में पार्ट डिफरेंस है। देख, मैक्सिमम तो हो गया 4I0, और मिनिमम हो गया 0। इसके बीच में एक काम करते हैं, कुछ ना इंटीजर नंबर से ले लेते हैं, जैसे 3I0, 2I0, I0। और तुझे याद है, ए वेक्टर मेथड से ऐड होता था, तो वेक्टर वाले दिन याद होने चाहिए थे वो कुछ। अब ये बता, 4I0 की इंटेंसिटी के लिए एम्पलीट्यूड मेरे पास डबल होना चाहिए। इसके लिए √3 होना चाहिए। याद आ रहा है कुछ?
इसके लिए √2a0 होना चाहिए, इसके लिए a0 होना चाहिए, और इसके लिए 0 आना चाहिए। बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया ना? मैक्सिमम 4i0 है, मिनिमम 0 है, तो मैंने इंटीजर नंबर ले लिया, उसके बीच में कोई इंटीजर नंबर ले लिया, 3i0, 2i0, i0 और 0। ठीक। अब ये बता कि एम्पलीट्यूड को डबल करने के लिए फेज डिफरेंस, हाँ, 0 हो जाए या 360 हो जाए चल जाएगा ना? और याद आ रहा है, इसके लिए 60 डिग्री का काम चलता था बेटा, और √2a0 के लिए 90 डिग्री होता था, a0 के लिए 120 डिग्री होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता? और 0 के लिए 180 डिग्री। बता। ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, 2a0 cos π/2। ये वेक्टर में यूज किया था हमने, तो याद कर। 0 या 360 डिग्री पे डबल हो जाता है, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, 120 डिग्री पे वही वैल्यू, और 180 डिग्री पे ये आ गया। ठीक। अब इसको पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट कर दे। 0 का मतलब 0, या 360 डिग्री का मतलब लेमडा। क्यों? 60 डिग्री का मतलब λ/6, 90 डिग्री का मतलब λ/4, 120 डिग्री का मतलब λ/3, और 180 डिग्री का मतलब λ/2 आ गया। बस हो गया, ये हो गया। अब तेरे को कुछ भी दे सकता है ना, तेरे को ये दे देगा, फॉर एग्जाम्पल, देखा, एग्जाम्पल देख। तो तेरे को पूरी चेन याद रखनी पड़ेगी। तेरे को ये दे दिया कि किसी पॉइंट पे ना पार्ट डिफरेंस λ/4 दिया हुआ है, मान ले। तो अब तू पूरी चेन याद कर ले फिर। λ/4 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब √2a0, √2a0 का मतलब 2i0। अब समझ में आया? चेन बना लेगा, बता बेटा जो है, कि तेरे को किसी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस दे रखा है λ/4, तो पूरी चेन बना लेना। λ/4 का मतलब फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड √2a0 हो जाएगा, और वो 2i0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख, जैसे मान ले तुझसे कहता है यार इंटेंसिटी वहां पे ना 3i0 है, अब इसकी चेन पूरी कर। तो तू फिर ये करना, इसका मतलब √3a0 है, इसका मतलब 60 डिग्री है फेज डिफरेंस, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस λ/6 है। अब समझ में आया? बता। बीच में से कोई भी चीज अगर करता है तो कैसे करेगा? एक और करते हैं, जैसे एग्जांपल देख। मान ले तेरे से कहता है यार 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो तू कहेगा अच्छा, इसका मतलब λ/3 का पार्ट डिफरेंस होगा वहां पे, और 120 डिग्री का मतलब इसका मतलब a0 है, और a0 है इसका मतलब i0 है। अब समझ में आ गया क्या है बेटा जो है, कि अगर उसमें से कोई भी एक चीज तेरे को मालूम है, समझ गया ना, कोई भी एक चीज मालूम है, तो बाकी चीजें तेरे को सब अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए। लेकिन ये केवल किस केस के लिए बता जो है, ये केवल उस केस के लिए जहां पे a1 और a2 क्या थे, इक्वल थे। और एक लास्ट पॉइंट और, फिफ्थ, इंटरफ्रेंस में ना कभी कभी ये रेशियो पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं कहता हूँ आई नहीं, इस रेशियो पे भी आ जाता है, तो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ। आई नॉट का मतलब हो गया √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर अपॉन √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देख, √i1/i2 +1 होल स्क्वायर
अपॉन रूट I1 अपॉन I2 -1 होल स्क्वायर, या रूट I1 अपॉन I2 को मैं A1 अपॉन A2 भी तो लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा, पूरी चेन समझ में आ रही बेटा? A1 अपॉन A2 -1 इसका होल स्क्वायर, और इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, और A1 प्लस A2 को ये बता मैं A मैक्स, और A1 माइनस A2 को मैं A मिनिमम, इसका होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ये हो गया, बस हो गया। अब बताना, ये पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया? इंटरफ्रेंस में कई बार इस रेशियो पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, सॉरी। ये हो गया बस। अच्छा, एक बात बता कि ये अगर इक्वल वाला केस हो, जब नहीं होता था I1 इक्वल टू I2 वाला केस, तो उसमें आई मिनिमम वो 0 आता है ना? ये बता, अगर इक्वल वाला केस है I1 इक्वल टू I2, तो आई मिनिमम 0 आता है, तो उस केस में ये रेशियो कितना बन जाएगा जरा बता। हाँ, ये फिर इनफिनिट आ जाएगा, क्यों? अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट की बात बता देता हूँ। कई बार ना जब आंसर इनफाइनाइट आता है तो मन में डाउट आता है, फिजिक्स में स्पेशली, कि यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइट कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू इनफाइनाइट हो तो फिर थोड़ा सा डाउट आना चाहिए। लेकिन अगर दो चीजों का रेशियो मान लो इनफाइनाइट है, तो फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोपी समझ में आ रहा है? अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो इनफाइनाइट आ रही है, तब मन में डाउट आना चाहिए कि यार ये गड़बड़ तो नहीं आंसर। लेकिन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान ले मैं ये कहूँ कि यार गोपी के पास ना इनफाइनाइट मनी है, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा मेरे को कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं है जो है। ठीक है, लेकिन अब तू ये बता कि अगर गोपी के पास 1 रुपया है केवल, और मेरे पास 0 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा जरा बता। इनफाइनाइट हो गया। अब समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो डाउट होता है मन में। लेकिन अगर रेशियो इनफाइनाइट आ रहा है तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, इसका मतलब वो डिनोमिनेटर क्या रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा। ठीक है, बाकी चलो कल करते हैं, कल इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं मॉर्निंग में भी ले लूंगा क्लास। ठीक है, मॉर्निंग में टाइम फिर इमिडिएटली बता दूंगा कितने बजे। ट्राई करूंगा 7 बजे हो जाए, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाए, तो देख लेंगे बेटा जो है। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।